ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने। तो क्या बता रहे थे कि हमने एक कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है, इस डायग्राम को आप कंसीडर करिए। मैंने बोला कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ए है, बी है, रिएक्टेंट हैं, तो जो आपस में कर रहे हैं रिएक्शन। अब हुआ क्या है कि मैंने बोला कि पहला क्या था, पहला था हमारा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया है कि सबका कोलिजन होना चाहिए, और सबका कोलिजन ये आपस में नहीं होना चाहिए। जैसे ए का बी के साथ तो कोलिजन तो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों रिएक्शंस करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हम चाहते हैं कि कोलिजन पर सेकेंड जो है वो बढ़ जाए। क्या, जो कोलिजन पर सेकेंड होना है ना, कोलिजन पर सेकेंड वो इंक्रीज हो जाए। अगर वो इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। यही है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, चलिए समझते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, जैसे आप डायग्राम में देखिए मैंने ज्यादा बना दिया है, ए बी, अगर ज्यादा, तो ज्यादा ए और बी रहेंगे तो इनको टकराने की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि ए और बी अब ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा कोलिजन होगा, कोलिजन पर सेकेंड इनका बढ़ जाएगा। और अगर कोलिजन पर सेकेंड बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। पहली बात। सेकेंड क्या था, टेम्परेचर। मैंने कहा था एनर्जी चाहिए। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इन मॉलिक्यूल्स की तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, टकराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, और उस एनर्जी बढ़ने के चलते इनका कोलिजन पर सेकेंड भी इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरीके से इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो देखिए टेम्परेचर, कंसंट्रेशन दोनों कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बताने में। थर्ड इज अ पार्शियल प्रेशर। चलिए मैंने बोला ये पिस्टन बना लो भाई, और यहां से लगा लो, ये पिस्टन सिलेंडर है ना, ये लगा दिया हमने पिस्टन। ये पिस्टन से प्रेशर को नीचे पुश करो, नीचे प्रेशर लगाओ। तो जब प्रेशर नीचे लगाओगे तो मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इनके बीच कोलिजन बढ़ गया, तो उस कोलिजन के चलते इनका कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। तो इन तीनों फैक्टर्स को आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर, तीनों को इंक्रीज करने पे किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो कोई पेपर में पूछ ले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसीलिए कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। सिर्फ ये समझ लेना कि फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करते हैं उससे काम नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन भी जानना है हम लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइंस बिना रीजन का कुछ है ही नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री लीजिए, फिजिक्स लीजिए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है। तो सब में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा यहां तक। तो ठीक है, एक फैक्टर रह गया कैटलिस्ट, इसको भी समझाते हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक और बेसिक सा कंसेप्ट देते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये फीड हो जाए। होता क्या है, मैंने बोला कि ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा एनर्जी की लाइन है वाई एक्सिस पे, और यहां पे मैंने लिया है कंसंट्रेशन। क्या लिया है, कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए मैंने बोला कि ये रहा, सॉरी यहां पे कंसंट्रेशन नहीं, यहां पे आप टाइम लीजिए, अच्छे से समझेंगे फिर इस ग्राफ को। ठीक है, चलिए तो मैंने बोला कि ये मेरा कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यानी किसी रिएक्टेंट से किसी प्रोडक्ट को बदलना है तो उसको क्या चाहिए, उसको ये है इसका एनर्जी बैरियर। आपको ये लाइन दिख रही होगी कि यहां तक तो देखिए एनर्जी बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, टाइम के साथ एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसके बाद से फिर से एनर्जी घटती गई है, एनर्जी क्या होती गई है, फिर घटती गई है, और वो प्रोडक्ट बन गया है। यानी किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए इस पाथ को इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए। इस एनर्जी को ही बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस बार ये सिलेबस में कट चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस बार के सिलेबस में ये नहीं आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट, नहीं तो वो अच्छे से पढ़ते हैं हम उसको भी, बट चलिए आपको फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट टू गेट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वह कम से कम एनर्जी जिस पे कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से पता लगा ना, एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, कि यहां तक तो चाहिए भाई। अगर मैं चाहता हूं कोई रिएक्टेंट यहां प्रोडक्ट बने तो इस पहाड़ को उसको पार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए मेरे पास ऐसे कुछ रिएक्टेंट है जिनकी एनर्जी तो ठीक है, बहुत हाई है, तो वो तो पार कर जाएंगे। बस उन रिएक्टेंट का क्या जिनकी एनर्जी थोड़ी कम है, वो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? तो वहां पे हमारा आते हैं कैटलिस्ट। तो वहां पे कैटलिस्ट का काम होता है। कैटलिस्ट क्या कर देता है, ये देखिए,
यहां से भी तो जा सकते हैं हम, देखिए यहां से भी तो जाके प्रोडक्ट बना रहा है, यहां से भी तो जाके प्रोडक्ट बना रहा है वो, समझ रहे हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब वो डेफिनेशन छोड़ दो, बच्चों वाली डेफिनेशन है कि व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, यही पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, तो बचपन तक ही था, अब हमें कुछ नया पढ़ना है, ठीक है। तो कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, देख रहे हैं, एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर दिया रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये होता है कैटलिस्ट का काम, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितनी हाई थी, उस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये हमारा किसका काम होता है, पूरा का पूरा किसका, दैट इज कैटलिस्ट, समझ गए। तो कैटलिस्ट इस तरीके से काम करता है, यानी कैटलिस्ट के बारे में कोई पूछे कि हाउ कैटलिस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यू सिंपली से कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट हम लोगों को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। तो आपने इन चारों के यूजेस देखें कि कैसे कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ जो हम लोग का ये लेक्चर था इसको हम लोग खत्म करेंगे, और आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं मैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसको आपने कैसे कैसे आप लोग उसको समझ पाए हैं। तो जो सबसे पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा, अभी तक स्टिल इस चैप्टर में, उस सबको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, DA/dt, नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों, ये सब हमने अच्छे से पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। फिर पढ़ा था टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यूनिट भी निकाला था हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड। तो इस तरीके से हमने यहां तक के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस अराइव होते हैं और क्या क्या आपको करना है। आपको सबसे पहले नोट्स आपको मिल जाएंगे, उस नोट्स को रीड करना है, उस नोट्स को लिखना है, और आपको समझना है कि कैसे कैसे इन सब पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि कैसे वो RA = RB, उसके न्यूमेरिकल्स वो मैं भी कराऊंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा से उसके प्रैक्टिस करने हैं। और इस पे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं कि हाउ कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टेम्परेचर, तो आपको कोलिजन थ्योरी की हेल्प से इसकी जितने भी सॉल्यूशन है उनको करने हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क, और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। अगले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रिएक्शन, बहुत सारी अच्छी चीजें। और इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी खत्म करके इस पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्लास पूरी न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए ही फेमस है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है ज्यादातर। तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों को अच्छे से करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन फ्री टू आस्क मी, ठीक है। चलिए।